नमस्कार। बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना के जो हमने 2 चैप्टर पढ़े आगे, उसमें हमने बताया कि बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना की पृष्ठभूमि किस प्रकार से थी और प्लासी का युद्ध 1757 में किस प्रकार से हुआ, उसके क्या परिणाम रहे। अब हम आज देखें कि बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना का पार्ट 3, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ, जो इसकी पृष्ठभूमि क्या रही। प्लासी के युद्ध के बाद हम देखते हैं कि जो नवाब था सिराजुद्दौला, उसका वध कर दिया गया और मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों की सहायता से नवाब बनाया गया। मीर जाफ़र 1757 से 1760 तक नवाब रहा और हम देखते हैं कि इस काल में यह माना जाता है, या साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने यह माना कि इस काल में सांप्रदायिकता का आरंभ हुआ। जैसे इतिहासकार सुंदरलाल ने भारत में अंग्रेज राज्य में लिखा कि विभाजन करके शासन करो, डिवाइड एंड रूल की नीति का प्रारंभ उन्होंने यहीं से माना। जैसे बिहार प्रांत के सूबेदार राजा राम नारायण के मामले का बह दिखाकर क्लाइव ने मीर जाफ़र से बदरवान को प्राप्त किया, उगली की मालगुजारी वसूलने का अधिकार भी पाया। और रामनारायण ने मीर जाफ़र के पुत्र मीरान को बिहार का नवाब मान लिया और स्वयं को उसका प्रतिनिधि मान लिया। उड़ीसा का राम सिंह के भाई और भतीजे को मीर जाफ़र ने कैद कर लिया, पर क्लाइव की मदद से बंदियों को छोड़ दिया गया। क्लाइव की सहायता से पूर्णिया के राजा मुगल सिंह को हराकर सद्दाम हुसैन को गद्दी सौंपी गई। तो इन सब कारणों से साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने माना कि हिंदू मुस्लिम वैमनस्य का सूत्रपात मीर जाफ़र के नवाब बनने से हुआ। अब हम देखें कि धीरे धीरे अंग्रेज़ों की मांगें बढ़ती गई और मीर जाफ़र कंगाल हो गया उनकी शर्तें पूरी करते करते। कंपनी और अंग्रेज अधिकारियों द्वारा दिए गए धन और उसकी दिन प्रतिदिन की मांगों को मीर जाफ़र परेशान हो गया और उसने डचों को बंगाल आक्रमण का न्योता दे दिया। लेकिन बेदारा के युद्ध में अंग्रेज़ों ने डचों को बुरी तरह हरा दिया और मीर जाफ़र को नवाब पद से हटा दिया गया और मीर कासिम से 1760 में पुनः एक संधि की गई। जैसे हम देखते कि क्लाइव 25 फरवरी 1760 को इंग्लैंड वापस चला गया। पहले हॉलवेल गवर्नर बना और बाद में वेनस्टार्ट गवर्नर बना। अंग्रेज़ों के भ्रष्टाचार और नवाब द्वारा कंपनी की मांगों को पूरा करने के लिए प्रजा का जमकर शोषण किया जाने लगा। तो बंगाल में देखते हैं कि हम अराजकता की स्थिति आ गई। मीर जाफ़र पर 1760 तक कंपनी का करीब 26-25 लाख रुपए बकाया हो गया। अंग्रेजों को शक हुआ कि मीर जाफ़र का पुत्र मीरन राजवल्लभ से मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है। हॉलवेल ने मीर जाफ़र पर डचों से मिलकर अलीगौहर से मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध कार्य करने का आरोप लगाया, लेकिन वास्तविक कारण नवाब द्वारा अंग्रेजों को धन नहीं देना था या अंग्रेजों की मांगों को पूरा नहीं करना था। अतः अंग्रेजों ने मीर जाफ़र के दामाद मीर कासिम से 27 सितंबर 1760 को संधि कर ली और 14 अक्टूबर 1760 की रात्रि को मीर जाफ़र को घेर लिया गया। विवश होकर उसने गद्दी छोड़ दी और मुर्शिदाबाद छोड़कर कलकत्ता चला गया और उसे 15,000 रुपये मासिक पेंशन देने, मीर कासिम की ओर से 15,000 रुपये मासिक पेंशन देने की बात की गई। तो मीर कासिम से जो संधि हुई 1760 की, वह बंगाल की दूसरी क्रांति कहलाती है। मीर कासिम से जो संधि हुई थी 27 सितंबर 1760 को, जिससे मीर कासिम को नवाब बनना, नवाब की जो बनना था, मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनना था। मीर कासिम ने इस संधि के द्वारा कंपनी को बदरवान, मिदनापुर और चटगांव के जो जिले थे वे देना स्वीकारा और सिलहट के जो चूने का व्यापार था उसमें भी कंपनी को आधा भाग देना स्वीकारा। इस जो संधि थी इसके द्वारा ये भी कहा गया कि दक्षिण अभियान के लिए कंपनी को मीर कासिम 5 लाख रुपए देगा और दोनों के मित्र व शत्रु समान होंगे। दोनों एक दूसरे के जो आसामी थे या खरीदार थे उनको अपने प्रदेशों में बसने की अनुमति देंगे। कंपनी नवाब के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी और नवाब को सैन्य सहायता
देगी। तो इस संधि में ये कहा गया कि दोनों एक दूसरे की सम्मान की रक्षा करेंगे, एक दूसरे को सहयोग देंगे, लेकिन ज़्यादा समय तक ऐसा नहीं चल पाया और नया नवाब मीर कासिम जो योग्य था वह धीरे धीरे लालची अंग्रेज़ों को की मांगों को पूरा नहीं कर पाया या वह उनसे उनके अधीन नहीं रह पाया। इसलिए दोनों की जो आपसी मित्रता थी वह अधिक समय तक नहीं चल सकी और बक्सर के युद्ध में परिणित हो गई। जैसे कि हम देखते हैं कि बक्सर के युद्ध के प्रमुख कारण क्या रहे। जैसे मीर कासिम जो 1760 से 1764 तक बंगाल का नवाब रहा और अलीवर्दी खां के बाद के नवाबों में मीर कासिम जो था वह सबसे योग्य था और पूर्णिया और रंगपुर के फौजदार के रूप में वह अपनी योग्यता को दर्शा चुका था। अंग्रेज़ों और मीर कासिम के बीच जो झगड़े की जो विवाद के मुद्दे थे या हम कह सकते हैं कि बक्सर के युद्ध के जो प्रमुख कारण थे वो निम्न प्रकार से थे। जैसे कि हम देखते हैं, पहला, मीर कासिम द्वारा किए गए सुधारों से अंग्रेज़ों को उसके प्रति संदेह होने लगा था और मीर कासिम से पूर्व जो अयोग्य मीर जाफ़र था वह अंग्रेज़ों पर पूरी तरह से निर्भर था, लेकिन योग्य मीर कासिम ने बंगाल और बिहार के उपद्रवी जमींदारों को पराजित करके बंगाल में शांति व्यवस्था को स्थापित किया था। मीर जाफ़र के समय के कर्मचारियों से मीर कासिम ने हिसाब मांगा और उनके द्वारा हड़पे धन को कठोरता से वसूल किया। विश्वसनीय कर्मचारियों की उसने नियुक्ति की और बेईमानों की संपत्तियों को जब्त किया। तो यह बात अंग्रेज़ों को अच्छी नहीं लगी कि बंगाल में एक योग्य नवाब गद्दी पर बैठे, क्योंकि वे चाहते थे कि बंगाल में एक कठपुतली नवाब गद्दी पर बैठे और योग्य यदि नवाब रहेगा तो वह अपनी मनमानी बंगाल में नहीं कर सकते थे। इसलिए इन दोनों में जो बर्तावा असंतोष था वह बक्सर युद्ध का एक कारण बना। दूसरा जो प्रमुख कारण था, मीर कासिम को अपनी गद्दी छीनने का भय था। अंग्रेजों ने शहजादा शाह आलम या जो शाह आलम द्वितीय था को 1761 में पटना बुलाकर मीर कासिम से उसे 12 लाख रुपए नजराने के रूप में दिलाए और बादशाह बांधने के लिए विवश किया। चूंकि शाह आलम द्वितीय के पीछे कोई सपोर्ट नहीं था या हम कैसे केवल अंग्रेजों का सपोर्ट था, तो फलस्वरूप मीर कासिम को ऐसा करना पड़ा और मीर कासिम को यह भय भी हुआ कि शाह आलम जब बादशाह बनेगा तो अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का सूबेदार मान लेगा और उसको हटा दिया जाएगा। इसलिए मीर कासिम को अपनी गद्दी छीनने का भय हुआ। तीसरा, रामनारायण के मामले में मीर कासिम का मनोबल बढ़ा। मीर कासिम और उसका जो बिहार का जो नायब दीवान था रामनारायण, उनमें मतभेद हुए तो रामनारायण भागकर अंग्रेजों की शरण में गया और अंग्रेजों से जब मीर कासिम ने रामनारायण को मांगा तो अंग्रेजों ने रामनारायण को मीर कासिम को सौंप दिया। तो मीर कासिम ने सोचा कि अंग्रेज उससे भय खाते हैं या अंग्रेज उससे डरते हैं, तो इससे उसका मनोबल बढ़ गया। तो एक ये कारण भी था। चौथा जो प्रमुख कारण था, पुराना व्यापारी विवाद व भारतीय व्यापारियों के माल को भी शुल्क मुक्त करना। जैसे कि हम देखते हैं कि दस्तक, जो मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था प्लासी के युद्ध में, दस्तक जिसको जो एक ऐसा परमिट था जिसको बिना किसी शुल्क दिए अंग्रेज बंगाल से व्यापार कर सकते थे और उस दस्तक का दुरुपयोग अंग्रेज व्यापारी बहुत ज़्यादा कर रहे थे। नवाब को शिकायत करने पर गवर्नर जो वेंसिटार्ट था उसने कंपनी के सामान पर 9% शुल्क लगाया और भारतीय व्यापारियों के सामान पर 25 से 3% चुंगी लगाई। लेकिन कलकत्ता कौंसिल ने वेंसिटार्ट के इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया और नवाब की आय धीरे धीरे घटती रही। उधर नवाब के जो भारतीय व्यापारियों की वस्तुओं की पर टैक्स लगता था और ब्रिटिश व्यापारियों की वस्तुओं पर टैक्स नहीं लगता था, जिससे भारतीय व्यापारियों को काफ़ी नुकसान हो रहा था और उनकी जो कीमतें थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी वस्तुओं की। तो अब क्या किया, मीर कासिम ने भारतीय व्यापारियों के जो माल था उनको भी निःशुल्क व्यापार करने की अनुमति दे दी, अर्थात उनसे भी कोई चूंगी नहीं वसूली जानी थी। तो कलकत्ता कौंसिल को ये बात पसंद नहीं आई और कलकत्ता कौंसिल ने ये कहा कि आप इस आदेश को वापस लो,
लेकिन मीर कासिम ने इस आदेश को वापस नहीं लिया और दोनों में तनाव बढ़ता गया। जो नेक्स्ट कारण है, नवाब द्वारा किए गए सैन्य व प्रशासनिक सुधार। क्योंकि मीर कासिम योग्य था, स्वतंत्र विचार वाला था और अंग्रेजों के दबाव, प्रभाव और नियंत्रण से मुक्त होना चाहता था, तो उसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर में ट्रांसफ़र किया या स्थानांतरित कर दिया। और उसने मुंगेर में वहाँ जाकर उसने किलेबंदी करवाई और 40,000 सैनिकों की सेना उसने वहाँ रखी। मुंगेर में उसने बारूद और अच्छी तोपें बनाने का कारखाना भी स्थापित किया और अपनी सेना को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित करने के लिए उसने अमेरिकियों और फ्रांसीसियों को नियुक्त किया। तो अंग्रेजों को शंका हुई कि मीर कासिम उनके विरुद्ध युद्ध की तैयारी कर रहा है या सैन्य तैयारी कर रहा है, इसलिए दोनों में आपस में तनाव बढ़ता गया धीरे धीरे। नेक्स्ट जो कारण है, अंग्रेज अधिकारियों द्वारा राजनीतिक व कानूनी अधिकारों का दुरुपयोग करना। अंग्रेज अधिकारी और उनके जो एजेंट्स थे जनता पर अत्याचार करते थे और नवाब के अधिकारियों तक को बंदी बना लेते थे। मैकाले ने लिखा कि कंपनी का प्रत्येक सेवक अपने को स्वामी समझता है, स्वामी अपने आप को कंपनी का ही रूप समझता है। तो कंपनी के सेवक क्या करते थे, वृक्षों के नीचे न्यायालय लगा लेते, मनमाना दंड दिया करते। मीर कासिम चाहता था कि झगड़े की स्थिति में कंपनी के जो एजेंट्स थे नवाब की अदालतों के अधीन ही कार्य करें, लेकिन अंग्रेज ऐसा नहीं करते, अंग्रेज अपनी मनमानी करते। तो दोनों में तनाव बढ़ता गया। नेक्स्ट कारण जो हम 7वां कारण देखते हैं, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय का असंतोष। जो मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय, उसको बहता कि अंग्रेज बंगाल को जीतने के बाद दिल्ली पर अधिकार करेंगे और उसे बंगाल से भागकर आए, अवध आए, मीर कासिम का साथ दिया। और उसने दोहरी चाल खेली मुगल बादशाह ने। एक तरफ अंग्रेजों को लिखा कि वह विवश होकर मीर कासिम का साथ दे रहा है और दूसरी ओर उसने लिखा कि वह अंग्रेजों के साथ है। नेक्स्ट कारण, अवध के नवाब शुजाउद्दौला को अपनी नवाबी छीनने का खतरा लिखा। अवध का नवाब शुजाउद्दौला को लगा कि अंग्रेज बंगाल को जीतने के बाद अवध को भी जीतेंगे, इसलिए उसने मीर कासिम का साथ दिया। बक्सर के युद्ध की जो से पहले जो घटनाएं हुई वो किस प्रकार से थी। नवाब ने भारतीय व्यापारियों को जब पूर्णतः छूट प्रदान कर दी तो अंग्रेज अधिकारी एमैट और हे मुंगेर आए और नवाब के सामने अपनी 11 सूत्री मांगे रखी, जिसको नवाब ने ठुकरा दिया। इसी बीच पटना के अंग्रेज एजेंट एलिस ने कलकत्ता कौंसिल के कहने पर 24 जून 1763 को पटना पर अधिकार कर लिया, लेकिन मीर कासिम ने अपनी सेना भेजकर पटना को पुनः जीत लिया और एलिस व कई अंग्रेज बंदी बनाए गए। अब पटना हत्याकांड हुआ। मेजर एडम्स के नेतृत्व में एक सेना मुर्शिदाबाद की ओर चली और उधर मीर कासिम भी मुंगेर से चला। मार्ग में अंग्रेजों ने नवाब की सेना को कटवा, गिरिया, सुती में हराया, पर मुंगेर होते हुए वह पटना पहुंचा और क्रोध में पटना में उसने 148 व्यक्तियों, जिसमें राजा राम नारायण था, जगत सेठ बंडू थे, अंग्रेज थे, उनको गंगा में डुबोकर मार दिया। यह घटना पटना के हत्याकांड के नाम से प्रसिद्ध है। और उधर अंग्रेजों ने मीर जाफर से एक नई संधि की और उसको दूसरी बार बंगाल का नवाब घोषित किया। मीर जाफर ने कंपनी की सभी शर्तों को मान लिया। मीर कासिम के अधिकारियों की गद्दारी की वजह से मुंगेर और पटना भी उसके हाथ से निकल गए। अब मीर कासिम भागकर अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास पहुंचा। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। अवध में मीर कासिम ने नवाब, जो अवध का नवाब था शुजाउद्दौला, और वहाँ जो उपस्थित बादशाह था मुगल बादशाह, दोनों से सहायता की प्रार्थना की और तीनों ने ऐसी योजना बनाई कि हम अंग्रेजों को बंगाल से बाहर निकाल देंगे। तीनों की संयुक्त सेना में लगभग 40 से 50 हजार सैनिक थे, जबकि कंपनी की सेना का नेतृत्व कैप्टन मुनरो कर रहा था और इसकी सेना में लगभग 7,072 सिपाही थे। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर नामक स्थान पर युद्ध हुआ, लेकिन इसमें अंग्रेजों को विजय प्राप्त हुई और शुजाउद्दौला और मीर कासिम 1765 में बनारस के निकट
शुजाउद्दौला पुनः परास्त हुआ। अंग्रेजों ने चुनार और इलाहाबाद के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। शुजाउद्दौला ने मराठा सेनानायक मल्हारराव होलकर से सहायता प्राप्त की और अप्रैल 1765 में कड़ा के युद्ध में अंग्रेजों ने दोनों को पराजित कर दिया। अंत में शुजाउद्दौला ने अपने आप को अंग्रेजों के हवाले कर दिया और मीर कासिम भागकर दिल्ली पहुंचा। 1777 में दिल्ली के निकट निर्धनता की स्थिति में मीर कासिम मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो ये बक्सर का युद्ध था। हम देखते हैं कि बक्सर के युद्ध में मीर कासिम की पराजय हुई। बक्सर के युद्ध में मीर कासिम पराजित हो गया और अब बंगाल पर पूरी तरह अंग्रेजों का अधिकार हो गया। बक्सर की युद्ध का परिणाम या महत्व क्या रहा? जैसे कि विसेंट स्मिथ ने कहा कि बक्सर का युद्ध निर्णायक था और इसने प्लासी के अधूरे कार्य को पूरा कर दिया था। बक्सर की युद्ध के जो प्रमुख परिणाम थे उसमें सबसे प्रमुख परिणाम था कि अंग्रेजों की प्रतिष्ठा में अब वृद्धि हो गई। बंगाल में अंग्रेजी सत्ता की जो स्थापना थी वह इस युद्ध से हासिल हो गया और मीर जाफर जो था कठपुतली नवाब था। अवध का नवाब और मुगल सम्राट दोनों ही अंग्रेजों से पराजय होकर अब अंग्रेज उत्तर भारत की सर्वश्रेष्ठ शक्ति बन गए थे। दूसरा, अंग्रेजी सेना की श्रेष्ठता स्थापित हुई। जैसे कि हम देखते हैं कि प्लासी के युद्ध में तो विश्वासघात से या धोखाधड़ी से अंग्रेज जीते थे, लेकिन बक्सर का युद्ध जो था पूर्णतः एक युद्ध था और इसमें संयुक्त सेना को इन्होंने परास्त किया था। तीनों की सम्मिलित सेना को जो हेक्टर मुनरो है उसने परास्त किया था और इनकी संयुक्त सेना अंग्रेजों की सेना से लगभग 5 या 6 गुना अधिक होने के बावजूद अंग्रेजों ने इनको परास्त किया, जिससे भारतीय सैनिकों की जो सैन्य क्षमता थी उसका खोखलापन स्पष्ट हो गया था। अंग्रेजों के व्यापार में इससे वृद्धि हुई और अंग्रेजों का भारत में व्यापार काफी हद तक फला फूला। अब अंग्रेज बिना रोक टोक के अपना व्यापार अवध तक चला सकते थे। बादशाह के साथ इलाहाबाद की संधि करने पर उन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए। इन कंपनियों को लगान वसूलने का अधिकार और उससे संबंधित न्याय करने का अधिकार कंपनी को मिला। बंगाल के नवाब के अधिकार में केवल निजामत, फौजदारी, न्याय व पुलिस कार्य रहा। इस प्रकार बंगाल में द्वैत शासन प्रारंभ हो गया। रैमजे म्योर ने लिखा कि बक्सर के युद्ध के अंत ने कंपनी के शासन की बेड़ियों को बंगाल पर जकड़ दिया था। तो इससे हम देखते हैं कि जो कंपनी है अब इनका जो व्यापार था बंगाल में काफ़ी हद तक फला। अब हम देखते हैं कि बक्सर के युद्ध का एक परिणाम इलाहाबाद की संधि थी, जिसकी एक जो पहली इलाहाबाद की संधि हुई अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ हुई 16 अगस्त 1765 को, जिसके अनुसार शुजाउद्दौला को उसके प्रदेश वापस देंगे अंग्रेज और युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में वह 50 लाख रुपए को वह कंपनी को देगा। शुजाउद्दौला अपने इलाहाबाद और कड़ा के जिले अंग्रेजों को देंगे और अंग्रेज उसको मुगल बादशाह शाह आलम को देंगे। बनारस व गाजीपुर के जागीरदार बलवंत सिंह को उसकी जागीर शुजाउद्दौला वापस देगा। कंपनी की आवश्यकता के अनुसार उसे कंपनी की निःशुल्क सहायता करनी होगी, जबकि कंपनी नवाब की सीमाओं की सैन्य सहायता देगी। इसके लिए नवाब को धन उपलब्ध कराना होगा और चुनार का जो दुर्ग था वह अंग्रेजों के पास रहा। तो इससे अवध का नवाब शुजाउद्दौला अंग्रेजों पर निर्भर हो गया और उसको क्षतिपूर्ति के रूप में काफ़ी धन व अपना क्षेत्र देना पड़ा। दूसरी जो संधि हुई इलाहाबाद की वह मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ हुई अगस्त 1765 में। शाह आलम द्वितीय दिल्ली से भागा हुआ था क्योंकि वह अब्दाली के प्रतिनिधि नजीब खां के पुत्र जाब्ता खां और पोते गुलाम कादिर की शक्ति से डरता था, इसलिए उसने दिल्ली प्रवेश का साहस नहीं था। इसलिए अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल सम्राट को संरक्षण देना इस संधि के द्वारा स्वीकारा और इलाहाबाद और कड़ा के जिले जो कंपनी को अवध के नवाब शुजाउद्दौला से प्राप्त हुए थे वे अब मुगल बादशाह को दिए जाएंगे। और
मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने 12 अगस्त 1765 को शाही फरमान के द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी प्रशासन सौंप दिया, जिसमें लगान वसूली और असैनिक न्याय, जिसको हम कह सकते हैं, वह था। और इसके बदले 26 लाख रुपए वार्षिक कंपनी सम्राट को देगी। बंगाल के नवाब को निजामत के व्यय के लिए 53 लाख रुपए देगी। निजामत में हम देखते हैं कि शांति व्यवस्था व फौजदारी न्याय आता है। तो ये एक इलाहाबाद की संधि थी जिसके द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी प्रशासन कंपनी को मिला, जबकि निजामत का कार्य अभी नवाब के पास ही था। बक्सर के युद्ध का एक प्रमुख कारण कंपनी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा में वृद्धि होना भी था। रैमसे मेयर ने लिखा कि बक्सर की विजय ने अंग्रेजी सीमा को लगभग इलाहाबाद तक बढ़ा दिया था। अब कंपनी उत्तर भारत की राजनीति में खुलेआम हस्तक्षेप करने लगी और भारत के जो भूभाग थे उस पर अपना राज कायम करने का प्रयास करने लगी। इलाहाबाद संधि के द्वारा मुगल सम्राट भी अंग्रेजों की शरण में आ गया था और अब कंपनी व्यापारिक संस्था से बढ़कर एक राजनीतिक संस्था में परिवर्तित होने लगी थी। इतिहासकार ताराचंद ने भी लिखा कि प्लासी ने सत्ता का हस्तांतरण किया, परंतु 1764 के बक्सर के युद्ध ने अधिकारों का सृजन कर दिया था। अतः कंपनी के अब राजनीतिक अधिकार बढ़ने लगे थे। कंपनी के इतिहास में वैधानिक और आर्थिक व्यापार का युग समाप्त होने लगा और राजनीतिक सत्ता के अंतर्गत राजकीय राजत्व के साथ व्यापार का युग प्रारंभ होता है। सरकार और दत्त ने भी लिखा कि यदि प्लासी में बंगाल के नवाब की हार हुई तो बक्सर ने अवध की बड़ी शक्ति और मुगल बादशाह की शक्ति के पराजय की घोषणा की। प्लासी केवल बंगाल तक सीमित था, जबकि बक्सर युद्ध के परिणाम पूरी उत्तर भारत के लिए निर्णायक थे। जैसे कि हम देखते हैं कि अब मुगल बादशाह भी अंग्रेजों की शरण में चला गया था, जो एक तरह से भारत की जो सबसे निर्णायक शक्ति थी मुगल, अब अंग्रेजों की शरण में आ गए। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा और दिल्ली, इन तक अंग्रेजों के जो हस्तक्षेप था अब धीरे धीरे बढ़ने लगा और भारत में अब अंग्रेजों की राजनीतिक सत्ता का सूत्रपात हुआ। तो हम देखते हैं कि बक्सर का युद्ध प्लासी के युद्ध से ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण व निर्णायक था और इसके परिणाम ज़्यादा अधिक घातक थे भारत की राजनीतिक सत्ता के लिए। थैंक यू।